जी हां, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार न किए जाने की हिदायत दी, लेकिन कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए जरूर कहा गया है। मगरबी बंगाल के हालात के पेश नजर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से शिलोंग में सीबीआई के सामने पेश होने को कहा गया है। सीबीआई ने अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल कर दिया है और इसमें दावा किया गया है कि राजीव कुमार ने शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में तसाहुली बरती थी। सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस और चिट फंड कंपनीज के दरमियान साजबाज के सबूत भी हैं। मामले की अगली समाअत 20 फरवरी को होना है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ममता दी के तेवर हैं कि सख्त हैं। कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से उन्हें राहत मिली है। साथ ही ममता ने इसे जमहूरियत, मगरबी बंगाल पुलिस और मगरबी बंगाल के लोगों की जीत करार दे दिया है। ममता बनर्जी ने सीबीआई के तरीक़ेकार और मरकज के तर्ज-ए-अमल को कटघरे में ला खड़ा किया है। जहां तक धरने की बात है, इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने कहा कि हलीफ जमातों की मुशावरत से इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। आज ममता के धरने का तीसरा दिन है। ये जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली वी कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे का अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में। जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले। और वहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलोंग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं। इसका मतलब है राजदार या तो बहुत जानते हैं या एविडेंस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय किया गया है। ममता बनर्जी का धरना जारी है, जीत के दावे भी पेश किए जा रहे हैं और इन तमाम हालात पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। किसने क्या कहा, आइए देखते हैं।
को 20 तारीख तक जो हमारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले राजीव कुमार जी को शिलोंग में जाके सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। तो अभी ममता जी ने भी ये कहा है कि उनके जो लीडर्स हैं, मतलब हमारा जो लीडर है, उनके कौन लीडर है अभी ये देखेंगे। देश की व्यवस्था को चैलेंज है ये रवैये से, ये लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है, इसी रवैया है। ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि वहाँ कुछ छिपाने को है, देयर समथिंग टू हाइड। और दूसरी रोचक बात यह है कि जो महागठबंधन के बहाने सब इकट्ठे आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी को ही अपना प्रतिनिधि चुनने का तय कर लिया है। तो इस प्रकार से तो आपसी प्रतिस्पर्धा का ये गठबंधन है, इसका क्या हशर होता है, बड़ा दिलचस्प खेल रहेगा। सारा देश देख रहा है कि ये ममता जी का पॉलिटिकल ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई जांच कर रही है तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो जांच एजेंसी को सहयोग करे और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करे। देखो, किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल है गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंटरफियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे, उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑफिसर या किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनकी जो गरिमा थी उसको जो कम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। This Supreme Court order was given in 2014, and the last 58 months nothing was done by Modi government at the center to nab culprits in the Sharda Fund and Roswali scams. Now just before elections they are doing this just to take political mileage. इसका मतलब है कि सीबीआई। और नाज़रीन, चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल अजीज साहब, उनसे भी बात करेंगे। अब्दुल अजीज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे हम न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, और इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि सभी पार्टियां जो हैं, सभी अपनी अपनी जीत के दावे जो हैं इन तमाम हालात को करार दे रही, कितना सही है? अब्दुल अजीज साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। जी अब्दुल अजीज साहब, आपसे पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे जो तमाम हालात हैं उन पर। देखिए, ये हालात ये हैं कि ये पूरे मुल्क के जो हालात हैं उसी का एक हिस्सा है जो मगरबी बंगाल में हम लोग देख रहे हैं। मतलब ये है कि मौजूदा जो हुकूमत है मरकज की, उसको दस्तूर, कायदा और कानून और कन्वेंशन, इन चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेकायदगी के साथ वो तमाम उन अदारों का जो उसके मातहत हैं उसका इस्तेमाल कर रही है, और सीबीआई का तो बेदरेग इस्तेमाल कर रही है। अब यहाँ जो उसने कार्रवाई की वो उसको बहुत मौका था, 4.5 साल, 4.5 साल था, लेकिन इस वक्त उन्होंने शुरू जो किया है उसका मतलब ये है कि 2019 उनके निशाने पर है कि लोगों को परेशान किया जाए और उस परेशानी से वो मुत्तहिद नहीं हो, मुनज़्ज़म नहीं हो, और मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर उनका मुकाबला न कर सके। ये एक खास उनका मकसद है। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा ये हुआ। ठीक है, कानूनी तौर पर तो उनकी जीत से हो सकती है, और हुई भी थोड़ी बहुत कि गोया पुलिस कमिश्नर से बात, तो उसको सीबीआई बात कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है, ये तो जरूरी है और जरूरी था। लेकिन सियासी तौर पर ममता बनर्जी ही की जीत हुई, इसलिए कि सियासी तौर पर तमाम लोग मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो गए जो अपोजिशन में है, और पूरे मुल्क में एक बात फैल गई
कि गोया मौजूदा हुकूमत बदले की और इंतकामी कार्रवाई करना चाहती है और अपने मुखालफिन को एक तरह से मिटाना चाहती है, खत्म करना चाहती है जी। तो इसमें वो कामयाब नहीं हुई बल्कि नाकाम हुई। जी अब्दुल अजीज साहब, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि शायद एक प्लेटफॉर्म ढूंढा जा रहा था, तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी और वो इन्हें बेहतरीन मौका मिल गया अपनी बात कहने का। जी जी बिल्कुल, यानी मोदी के सीबीआई के गलत इस्तेमाल से अपोजिशन का इत्तेहाद मजबूत हुआ है पहले के मुकाबले में। और आपने ये भी देखा होगा कि उड़ीसा के नवीन पटनायक भी पहली बार मरकजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर बोले और सीबीआई के गलत इस्तेमाल की मजम्मत की और एक तरह से अपोजिशन के मौक़िफ़ को सराहा और ममता बनर्जी की तहरीक को भी की हिमायत की। जी जी तो इससे पता ये चलता है कि मोदी की तदबीरें उल्टी हो गई। जी अब्दुल अजीज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सभी कह रहे हैं कि 2019 निशाने पर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। जी जी ये तो सभी कह रहे हैं और कोई भूलेगा भी नहीं और उसको भूलना भी नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल अजीज साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि तमाम पार्टियां जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गई हैं। आगे क्या कुछ सियासी हालात होंगे, इस पर हमारी भी नज़र लगातार बनी रहेगी। और नाज़रीन, इसी तमाम हालात पर नलिन कोहली से खास बातचीत की हमारे साथी सुशील पांडे ने। आइए आपको दिखाते हैं। नलिन कोहली हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा मामला कैसे देखते हैं? हालांकि इसे ममता जीत कह रही, अब ममता जी इसे कैसे जीत मान रही है वो उसका पुष्टिकरण स्वयं देंगी, लेकिन इसके पूरे तथ्यों को अगर हम देख लें तो पहले दिन क्या हुआ, पुलिस पहुंची, पुलिस को सीबीआई को कार्य करने नहीं दिया कलकत्ता की पुलिस ने, उनको हिरासत में एक रूप से लिया गया, रोका गया कि वो काम ना कर पाए। ये सारी बातें जो हैं हुई वहां पुलिस के चलते हुए कार्य। तो इसीलिए मुझे लगता है उसके बाद आज कोर्ट के आदेश के बाद राजीव कुमार को खुद ज्वाइन करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा, सारी जो सीबीआई की आवश्यकता है उसको पूरा करना पड़ेगा। कोई कोअर्सिव स्टेप्स लेंगे नहीं, पर इस पर भी कहां पर ये कोअर्सिव स्टेप्स की बात हुई, ये भी अपने आप में काल्पनिक रूप से किसी ने कर दिया। अब ममता जी इस ऑर्डर को जब अंततः राजीव कुमार को ज्वाइन करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, उसमें जब ये स्पष्ट हो गया है, इसको जीत मानती है, तो वहां पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। एक आखिरी सवाल कि केंद्र की एजेंसी के साथ राज्य की एजेंसी इस तरह व्यवहार कर रही है, क्या इमरजेंसी जैसे माहौल है? दूसरा कि ममता इसको जीत बता रही है, पूरा विपक्ष उनके साथ हो गया, ऐसा क्या वजह है कि फिलहाल 1975 में इमरजेंसी आपातकाल एक बार इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आए और जब आपातकाल में ये सारी बातें कही गई थी कि संघीय ढांचे की बात है, संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, अंततः संविधान जीता और जनता में लोकतंत्र वोट के माध्यम से लोकतंत्र जीती। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को यह कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन कोई भी कोर्सिव एक्शन लेने के लिए मना किया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा कंटेम्प्ट जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर डीजीपी राजीव कुमार और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और यह कहा है कि 19 फरवरी को यह तय करेंगे कि अगर उनके जवाब से वो संतुष्ट होते हैं तो उन्हें तलब होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो इन तीनों अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा। फिलहाल एक बड़ी राहत जरूर कही जाएगी राजीव कुमार को, क्योंकि कहीं ना कहीं राजीव कुमार को अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पूछताछ में सहयोग करेंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में ममता बनर्जी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। किसकी जीत हुई है यह फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि राजीव कुमार अब सीबीआई के सामने पेश जरूर होंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रियंका गांधी को मशरकी यूपी का कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। उन्होंने पार्टी मीटिंग्स में शिरकत भी शुरू कर दी है। कल की अगर बात करें तो कल भी यूपी कांग्रेस लीडरों की मीटिंग में वो खुद मौजूद रही थी और आज राहुल गांधी की रिहायशगाह पर होने वाली मीटिंग में भी प्रियंका शिरकत करने वाली हैं। आइए जानते हैं रंजीता ने क्या कुछ तफसीलात बताई। सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी कल
भारत पहुंची और उसके बाद आज AICC मुख्यालय में उनके नाम का कमरा यहाँ बना दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है प्रियंका गांधी वाड्रा का महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जो जगह दी गई है प्रियंका गांधी को, जो कमरा दिया गया है प्रियंका गांधी को, वो राहुल गांधी के कमरे के बगल में है। राहुल गांधी का कमरा ठीक इसके बगल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। और आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि इससे पहले राहुल गांधी का जो कमरा है वो सोनिया गांधी का हुआ करता था बतौर अध्यक्ष के तौर पर, और अब प्रियंका गांधी क्योंकि अब महासचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो ये कमरा अब प्रियंका गांधी को दिया गया है। पहले ये कमरा राहुल गांधी का हुआ करता था। विदेश से देश वापसी हो चुकी है उनकी, एक दौर की बैठक भी यूपी के नेताओं के साथ उनकी हो चुकी है और आज 6:30 बजे राहुल गांधी के साथ औपचारिक बैठक होगी, जिसमें बतौर पूर्वी महासचिव जो प्रभारी हैं प्रियंका गांधी वो रहेंगी और उनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव है वो होंगे। तमाम बात होगी और चर्चा इस विषय पर कि आखिर आने वाले समय में यूपी में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। और आज लखनऊ से खबर आई जब असेंबली के बाहर एसपी और बीएसपी अरकान ने जबरदस्त हंगामा किया। अरकान असेंबली ने हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद किए, साथ ही साथ रियासती हुकूमत को गरीब, किसान और नौजवान मुखालिफ भी बताया। गवर्नर के खिताब के दौरान भी अरकान असेंबली ने यहाँ जबरदस्त हंगामा किया। गवर्नर ने 1 घंटे तक हंगामे के दरमियान ही अपना खिताब जारी रखा। हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई में रखना भी पड़ा और ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी भी कर दी गई है। चलिए मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे लखनऊ का, जहां मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे आज जो है वो ऐवान की कार्रवाई बार बार मुतासिर होती रही, क्या कुछ तफसीलात? हाँ हिना, जैसा कि इम्कान पहले ही से था ये कि आज जब कार्रवाई शुरू होगी तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जो अरकान असेंबली है वो हंगामा करेंगे और बिल्कुल इम्कान के मुताबिक ही हुआ। जैसा कि आप बताती रही हैं हमारे नाजरीन को कि जब से ये इत्तेहाद अमल में आया है तो एक अजीब सी सूरत हाल उत्तर प्रदेश की है, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं। तो इस इत्तेहाद के पस मंजर में भी ये सोचा जा रहा था कि इस मरतबा जो बाकायदा तौर पर हंगामा आराई होगी वो मुश्तरका होगी और बड़ी शिद्दत के साथ होगी। और वही सब कुछ मंजरनामा आज हमने अपनी आंखों से देखा असेंबली में कि जिस अंदाज से कार्रवाई शुरू की और ही मुखालफत शुरू कर दी गई, नारे लगाए, प्ले कार्ड दिखाए जाते रहे और बार बार ये होता रहा कि अब हुकूमत अपनी ये कार्रवाई बंद करे। तो ये जो पूरा मंजरनामा था, हालांकि पहले से वाज़ेह था लेकिन इस शिद्दत के इम्कान भी थे, मगर आइन और दस्तूर को लेकर, कानून को लेकर, नौजवानों को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बिलखुसूस ये तमाम वाक़यात हुए हैं, हादसात हुए हैं, मॉब लिंचिंग से हुए हैं, कई लीडरों ने इस पर भी बड़ा हंगामा किया है। तो ये अपने आप में एक इशारा है कि लोग मुखालफत पर उतर आए हैं और आइन और कानून के मामले में तो बार बार नारे गूंजते रहे, हुकूमत मुखालिफ आवाजें बुलंद होती रही और शहीद मुजाहिर लोग करते रहे। है ना जी तारिक कमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथी तारिक कमर जो कि बता रहे थे कि किस तरह आज यूपी असेंबली में बार बार वहां की जो कार्रवाई है वो मुतासिर होती रही। अब हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के कहर की। जी हाँ, राजस्थान और दिल्ली के बाद अब हैदराबाद में भी स्वाइन फ्लू के कई केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि हैदराबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में अब तक स्वाइन फ्लू के 330 पॉजिटिव केसेस सामने आ गए हैं। इस सिलसिले में माहिर डॉक्टर शंकर का कहना है कि दर्जा हरारत में कमी के सबब स्वाइन फ्लू के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर शंकर ने यह भी कहा कि जनवरी में 1656 में से स्वाइन फ्लू के 307 केसेस पॉजिटिव पाए गए थे और 23 फरवरी तक स्वाइन फ्लू के 246 केसेस सामने आए हैं। और अब इंटरनेशनल न्यूज भी। पेरिस से खबर आई जहां पर एक इमारत में आग लगने से 7 लोगों की मौत की इत्तिला है। देर रात लगी इस आग में 28 अफराद जख्मी हुए हैं। फायर सर्विस अमले का कहना है कि फायर ब्रिगेड अमले ने बचाव कार्रवाई अंजाम दी है। आसपास की इमारतों में फंसे लोगों को बहिफाजत निकाला गया है।
आगे बढ़ेंगे। मकबूजा मगरिबी किनारे में इसराइली फौज ने एक फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली फौज का दावा है कि मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों ने चेक पॉइंट के नजदीक बम धमाका किया। जवाब में की गई फायरिंग में एक नौजवान हलाक हुआ, दूसरा जख्मी है, उसे नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। महलूक की शिनाख्त अब्दुल्ला त्वालबा की हैसियत से की गई है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि हमारे नोएडा के स्टूडियो में वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से एक बेहद पुरलुत्फ मुशायरा जारी है। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं इस मुशायरे के साथ। मुझे इजाज़त दें, आदाब। जो टीवी देख रहे हैं, वैलेंटाइन डे उनका भी है। वाह वाह वाह, बिल्कुल। सबके घर में एक एक मुमताज़ होती है और होनी भी चाहिए। मैं पहले शेर से शुरू करता हूँ। बस जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ चाहे वाह करें, चाहे तालियां बजाएं, आप आज़ाद हैं। मैं सीधे सीधे तेज़ी से शेर पढ़ता चला जाऊंगा। आज यौम मोहब्बत है। इसे उर्दू में प्रेम दिवस, हिंदी में प्रेम दिवस और उर्दू में यौम मोहब्बत भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने जो मनुष्य योनि बनाई, सबसे अव्वल बनाई, अशरफुल मखलूक हमें कहा, हमें पहले ही बहुत अच्छा बनाया है। जावेद भाई, शेर से शुरू करता हूँ। हज़रात सुनिए, उसके बाद मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने शेरों की तरफ आ जाऊंगा। अर्ज करता हूं कि खुदा ने पहले ही हमको बहुत बेहतर बनाया है। वाह वाह। खुदा ने पहले ही हमको बहुत बेहतर बनाया है। मोहब्बत आदमी को और भी बेहतर बनाती है। वाह 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 वाह। खुदा ने आदमी को पहले ही बेहतर बनाया है। हाय हाय हाय। मोहब्बत आदमी को और भी बेहतर बनाती है। एक मतलब पढ़ता हूं कि अब देखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि तेरी हसरत तेरा अरमान नहीं छोड़ेंगे। हाय हाय। तेरी हसरत तेरा अरमान नहीं छोड़ेंगे। जीते जी इश्क का मैदान नहीं छोड़ेंगे।